नमस्कार दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 4 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो खबर है, पहली जो एडिटोरियल है, वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 और 2 में पॉलिटी से और सामाजिक मुद्दों दोनों से हो सकता है। इसका संदर्भ क्या है, तो पहले संदर्भ आप समझ लीजिए कि अभी हाल में ही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई कि वे उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत महिलाओं की विवाह संबंधी आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। अब यह जो प्रश्न है, यह काफ़ी दिनों से विचार विमर्श का विषय बना हुआ है। इस पे बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत को रखा है कि ऐसा किया जाना चाहिए अथवा नहीं। और आज के न्यूज़पेपर में भी इससे संबंधित एक आर्टिकल आया है, जिसमें एक डिबेट दिखाई गई है कि क्या विवाह की आयु को महिलाओं के संदर्भ में 21 वर्ष किया जाना चाहिए अथवा नहीं। अब इस पे हमने 21 अगस्त के हमारे वीडियो में एक और एडिटोरियल पे चर्चा की थी, तो आप उस एडिटोरियल को भी, उस खबर को भी पढ़ सकते हैं और ये जो पूरी वाद विवाद है, इसको इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका संदर्भ तो हमने आपको बता दिया। अब इसमें क्या बात कही गई है उसको आप थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं के लिए विवाह की आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है और इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को घोषणा की गई थी और इस संदर्भ में जून के महीने में एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जया जेटली की अध्यक्षता में। ठीक है, तो उस पर वो विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए इस संदर्भ में। अब इसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले काफ़ी दिनों में कई सारे आर्टिकल्स में इसमें चर्चा की है, जो आप देख सकते हैं। जो पक्ष में जब तर्क दिए जाते हैं तो मुख्य रूप से यह जो तर्क होता है वो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित होता है, महिलाओं की पोषण जरूरतों से संबंधित होता है और साथ ही महिला यानी माता और शिशु के स्वास्थ्य और मृत्यु दर से संबंधित होता है, जिसमें यह तर्क दिया जाता है कि 18 वर्ष से पूर्व विवाह करने से या 18 माह में 18 वर्ष की आयु में विवाह करने से महिलाओं के जल्दी गर्भवती होने की आशंका होती है, जिससे महिला और बच्चे दोनों में कुपोषण की समस्या देखी जा सकती है। इससे न केवल महिला बल्कि बच्चों को भी खतरा हो सकता है, जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का कारक हो सकता है। इसका महिला सशक्तिकरण पर भी नकारात्मक प्रभाव इस रूप में देखा जाता है कि 18 वर्ष की आयु में अगर विवाह कर दिया जाएगा तो महिलाओं की जो शिक्षा होती है, विशेषकर उच्च शिक्षा या फिर उनकी वोकेशनल एजुकेशन, जिसका संबंध सीधे तौर पे वोकेशनल शिक्षा जिसका संबंध सीधे तौर पे रोजगार से है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, जिसके चलते महिला सशक्तिकरण का जो व्यापक प्रश्न है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही विवाह की आयु को 18 से 21 साल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इसमें पक्ष के साथ विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं। यह वाला जो हमारा आर्टिकल है वो इस बात पर बल देता है, ये जो पूरा आर्टिकल है उसमें इस बात पे बल दिए जाने की ज़रूरत महसूस की गई है कि केवल और केवल विवाह की आयु पे महिला सशक्तिकरण के विषय को केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की जब बात कही जाती है तो इस संदर्भ में विवाह आयु के साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस संदर्भ में ध्यान में रखनी चाहिए। तो और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके कुछ पक्षों को हम देख लेते हैं। जैसे कि विवाह की आयु को बढ़ाने के बजाय जो जबरन विवाह किया जाता है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जैसे कि होता क्या है कि 18 वर्ष की आयु होते ही बच्चों को या विशेषकर जो लड़कियां होती हैं उनके परिवारों द्वारा विवाह जबरदस्ती करा दिया जाता है। तो चाहे विवाह 18 वर्ष में हो या विवाह 21 वर्ष में हो, अगर वो विवाह जबरदस्ती कराया जा रहा है, अगर वो विवाह लड़की की मंजूरी के
के विपरीत कराया जा रहा है तो इसको रोके जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहला मुद्दा तो यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि भारत में विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में विवाह को सामाजिक और आर्थिक दर्जे के प्राप्ति के संदर्भ में देखा जाता है, जिसमें लड़कों के आयु, लड़कों की आय, लड़कों के सामाजिक दर्जे के अनुसार ही जो विवाह होता है उसमें महिला को आय संबंधी आर्थिक आर्थिक लाभ और सामाजिक दर्जा प्राप्त होता है। तो इसमें प्रयास ये करना चाहिए कि विवाह के समय महिलाएं इतनी सशक्त हों कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक दर्जा प्राप्त करने के संदर्भ में पुरुषों पर पूर्ण रूप से निर्भर ना रहना पड़े। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि विवाह की आयु को बढ़ाने के बजाय जबरन विवाह को रोकने की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी प्रयास किए जाने की जरूरत है कि केवल विवाह ही महिला के लिए सामाजिक आर्थिक दर्जा प्राप्त करने का आधार न बन जाए और वे स्वयं भी इतनी सशक्त हों कि इंडिपेंडेंटली वे कार्य कर सकें। ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी बात क्या है कि कई जो महिला एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, कई महिला अधिकार की संरक्षण जो समूह हैं, वो ये कहती हैं कि जो विवाह संबंधी जो कानून है, ठीक है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लगाई गई है, उसमें अगर इसको बढ़ा के 21 साल कर दिया जाएगा तो इसका दुरुपयोग फिर से किया जाएगा और विशेषकर ऐसे मामलों में इसका दुरुपयोग देखा जाएगा जहां पे लड़की अथवा महिला अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हैं किसी लड़के से अथवा किसी पुरुष से। तो किसी लड़के अथवा पुरुष से अपनी मर्जी के अनुसार विवाह करने की स्थिति में 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक माता पिता द्वारा उनकी इच्छा का उल्लंघन किया जा सकता है। और भारत में ये देखा गया है कि जब लड़कियां अपनी व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होकर विवाह को करने की इच्छा रखती हैं तो उनके द्वारा माता पिता द्वारा उन पर दबाव डाला जाता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इसमें जो लड़के शादी करते हैं या पुरुष जो शादी करते हैं उनको दंडित किया जाता है विवाह की आयु के आधार पर। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केरल का एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी महत्वपूर्ण है जिसे हादिया केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हादिया केस काफ़ी फेमस केस रहा है जिसमें विवाह करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी, विवाह करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी और उसे अनुच्छेद 21 का भाग माना गया था। तो हादिया केस इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार इच्छा के विपरीत विवाह करने पर माता पिता द्वारा ही उन पर केस कर दिया जाता है। तो महिला अधिकार समूहों का ये कहना है कि अगर 18 से 21 साल आयु कर दी जाएगी तो 21 साल तक होते होते जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो पूर्ण रूप से वयस्कता की स्थिति में आ जाते हैं। और अगर उनके द्वारा अपनी इच्छा से विवाह करना की इच्छा प्रकट की जाती है तो ऐसा हो सकता है कि माता पिता द्वारा इस कानून का उपयोग करके उन पर केस कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे महिला अधिकारों पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा और यह भारत द्वारा साइन किए गए, भारत द्वारा स्वीकार किए गए जो बाल अधिकारों पर जो कन्वेंशन है, चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है, जिसको भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनुमानित किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है स्वीकृत किया है। तो ये चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन यानी बाल अधिकारों पर सम्मेलन का भी उल्लंघन होगा, जिसमें 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बालक माना गया है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बच्चा माना गया है और उनको कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों को सुने जाने का अधिकार, उनके मत को ध्यान में रखे जाने का अधिकार आदि। और यदि विवाह की आयु को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाएगा तब वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विपरीत जो है इस 3 वर्ष की आयु में 18 से 21 की आयु में बच्चे कहलाएंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको वयस्क का दर्जा होगा। तो इससे क्या होगा, एक विरोधाभास पैदा हो सकता है जो भारत में कई सारे जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत द्वारा बाल विवाह का निषेध करने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, पीसीएमए इसे कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है भारत में बाल विवाह को होने देने से रोकने के संदर्भ में बहुत सारे प्रावधान करता है।
जैसे कि इसमें विवाह की आयु महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 18 वर्ष जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके तहत बाल विवाह की स्थिति होने की स्थिति में, यानी विवाह होने की स्थिति में इसको विधि मान्य माना गया है, जिसके तहत विवाह होने से पहले ही इसे रोके जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार विवाह हो जाता है तो उसे विधि मान्य माना जाता है, उसे शून्य घोषित नहीं किया जाता। हालांकि इसको रद्द किया जा सकने वाला अधिकार बनाया गया है, यानी अगर लड़का और लड़की चाहें तो इस विवाह को वो रद्द कर सकते हैं, अमान्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, और अमान्य घोषित करने का जो अधिकार है वो उनको 18 और 21 साल पूर्ण होने के 2 साल बाद तक बना रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उनका 17 साल में विवाह हो गया। ठीक है, लड़की की आयु मान लीजिए 17 साल थी और लड़के की आयु मान लीजिए 19 साल थी। ठीक है, तो 17 साल और 19 साल पहला प्रयास तो ये होगा कि इनका विवाह ना हो। ठीक है, इसके लिए 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया जाएगा, और अगर इन केस इनका विवाह हो जाता है तो इसको विधि मान्य माना जाएगा, इसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, अनलेस, यद्यपि अगर उसको मानव तस्करी, धोखेबाजी आदि से ना किया गया हो। ठीक है, तो लड़का और लड़की के विवाह को विधि मान्य माना जाएगा तब जब वो विवाह हो गया है। ठीक है, अगर बाल विवाह को पहले ही रोक दिया जाए तो फिर उसको रोका जाएगा, लेकिन यदि उसको कर लिया जाता है, यदि उसको संपन्न कर लिया जाता है, तब प्रश्न उठ जाता है, तब ये प्रश्न आ जाता है लड़का और लड़की के ऊपर कि यदि वो उसको चाहें तो उस विवाह को शून्य घोषित कर सकते हैं, उस विवाह को अमान्य घोषित कर सकते हैं। और इसके लिए प्रावधान किया गया है कि जब तक वो 18, लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 साल की आयु ना हो जाए, उसके बाद 2 साल के पश्चात तक वो विवाह को अमान्य घोषित करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत प्रयास ये किया गया है कि इसका पहले ही निषेध कर दिया जाए, यानी इसको होने से पहले ही रोक दिया जाए। हालांकि यदि किसी स्थिति में हो जाता है तो लड़का और लड़की अगर उसे चाहें तो 2 साल बाद तक उसको शून्य या अमान्य घोषित करवा सकते हैं। ठीक है, तो महिला अधिकारों के संदर्भ में जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि इस अधिकार को बनाए रखने की आवश्यकता है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद बेहतरीन प्रयास है। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इसमें बाल विवाह को पूर्व में ही रोके जाने के संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासन और परिवारों की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, और इसको लागू किए जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो भारत में जो विवाह है, विशेषकर बाल विवाह, उसका मूल कारक सामाजिक मान्यता है, इसको सामाजिक स्वीकृति मिलना है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके तहत बाल विवाह निषेध कानून को और बेहतर बनाने के साथ जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको भी दूर किए जाने की आवश्यकता है। ठीक, अब अगर इसमें विवाह की आयु को 18 या 21 वर्ष किया जाए, इस संदर्भ में राष्ट्रीय प्रावधानों, राष्ट्रीय कानूनों, राष्ट्रीय समितियों की स्थिति को देखें और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को देखें तो ज़्यादातर जो प्रावधान हैं वो 18 वर्ष की ज़्यादा वकालत करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों का मत है कि विवाह की आयु एक रूप में 18 वर्ष करे जाने की ज़रूरत है, यानी लड़के के लिए भी 18 साल और लड़की के लिए भी 18 साल, यानी लड़की की आयु को 21 वर्ष करने के बजाय लड़कों की आयु को 21 से 18 वर्ष किए जाने की ज़रूरत है। और इसको लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2008 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 2018 में भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत में 1875 का एक कानून है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जो ये कहता है कि भारत में 18 वर्ष का आयु होने पर लड़का और लड़की दोनों को वोट का अधिकार और किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने का अधिकार मिल जाता है। तो इस संदर्भ में उनको विवाह करने का अधिकार भी मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट थॉट केस। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है इंडिपेंडेंट थॉट केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मत व्यक्त किया गया था कि विवाह की आयु को 18 वर्ष किए जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो समान आयु की वकालत करते हैं और समान आयु के तहत इस बात पे बल देते हैं कि लड़का और लड़की दोनों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति के लिए हुआ सम्मेलन। तो महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति के लिए सम्मेलन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें भी ये कहा गया कि विवाह की जो आयु है उसे 18 वर्ष ही किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में यदि पुरुष और महिला दोनों की आयु को समान रूप से 18 वर्ष कर दिया जाएगा तो इससे भारत में बाल विवाह के और बढ़ने की आशंका हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत में, भारतीय समाजों में हाइपरगैमी नाम की परंपरा का प्रचलन है। हाइपरगैमी क्या होता है? तो इसमें सामान्यता हाइपरगैमी के प्रचलन के तहत सामान्यता जो पुरुष की जो आयु होती है, लड़के की जो आयु होती है, वो महिला की आयु से अधिक होती है, जिसमें उनकी आयु के साथ उनकी आय, उनके सामाजिक दर्जे आदि को देखा जाता है। ठीक, यही कारण है कि बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका मत है कि मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि विवाह की आयु बढ़े अथवा नहीं, इसके स्थान पर जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले जो दूसरे उपाय हैं उनको किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो विवाह की आयु जो 18 और 21 है उसको वैसे का वैसा ही रहने दिया जाना चाहिए। दूसरे जो मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट, उनको जो है सुलझाने की ज़रूरत है, जिससे महिला सशक्तिकरण या फिर जो लैंगिक समता है, जेंडर इक्वेलिटी है, उसको निर्धारित किया जा सके। तो लैंगिक समता पे मुद्दे पे अधिक बात किए जाने की ज़रूरत है, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे अधिक बात किए जाने की ज़रूरत है। आयु में, विवाह की आयु में छेड़छाड़ करने से या विवाह की आयु में फेरबदल करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त हमें नहीं होने वाला है। ठीक है, जिसके तहत जो एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट होता है, यानी शारीरिक संबंध बनाने की आयु को लेकर जो अनुमति संबंधी जो प्रावधान है कि किस आयु में शारीरिक संबंध बनाया जाना अनुमति के युक्त माना जाएगा अथवा नहीं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका वधू, ठीक है, चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है, बालिका वधू या लड़की, ठीक है, 18 वर्ष की कम आयु की बालिका वधू या लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति में पुरुष को बलात्कार का आरोपी माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें कई लोगों का ये कहना है, कई विद्वानों का ये कहना है कि 18 वर्ष से कम आयु में यदि किसी का विवाह होता है, किसी लड़की का विवाह होता है और इसमें शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति आती है, तो केवल और केवल उस लड़के पर ही केस नहीं चलना चाहिए, बल्कि संबंधित माता पिता पर भी केस चलाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माता पिता द्वारा ही अधिकांशतः विवाह कराया जाता है कम आयु में। ठीक, तो इसको दूर किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केस दिया था। 2017 में ये मामला फैसला दिया था कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका वधू, जिसमें चाहे उसकी सहमति हो अथवा नहीं, उसके संदर्भ में यदि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वह केस जो है बलात्कार के दायरे में आएगा। ठीक है, तो इसमें पुरुष के साथ संबंधित माता पिता पर भी केस चलाए जाने की कई लोगों ने जो है अपनी सिफारिश दी है। ठीक है, इसके अलावा एक कमेटी का निर्धारण किया गया था, जस्टिस शिवराज पाटिल कमेटी। उसने यह सुझाव दिया था कि 2006 का जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इसमें जो 18 वर्ष की आयु है उसके तहत जो बाल विवाह है वो हो जाने की स्थिति में ही उसको शून्य घोषित किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में हमने क्या बताया था कि बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बाल विवाह यदि हो जाता है तो उसको वैलिड माना जाता है।
विधि मान्य माना जाता है। तो यह जो विधि मान्य है, मान्यता है, इसके चलते लोग किसी न किसी प्रकार से विवाह कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कानून के अनुसार उसको मान्य माना जाएगा। तो इसमें जस्टिस शिवराज पाटिल कमेटी का ये कहना है कि बाल विवाह होने की स्थिति में इसको शुरू से ही शून्य माना जाना चाहिए, लेकिन उसका महिला पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए महिला को कुछ प्रमुख अधिकार दिए जाने की जरूरत है, जैसे कि रखरखाव आदि का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार आदि। ठीक है। इसके अलावा बाल विवाह के संदर्भ में व्यापक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की भूमिका को देखते हुए इसमें और अधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसमें महिलाओं के संदर्भ में इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। महिलाओं के संदर्भ में इसे 18 वर्ष तक लागू किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें महिलाओं के वोकेशनल शिक्षा से भी इसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ बाल विवाह के संदर्भ में गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता है, और केवल आयु बढ़ाना या बाल विवाह को आपराधिक बनाया जाना सही नहीं है। हमें महिला सशक्तिकरण के और भी जो बहुत सारे उपाय हैं उनको निवारित किए जाने की ज़रूरत है, उनके समाधान की ज़रूरत है। ठीक है। तो यह जो पूरा आर्टिकल है ये कुछ और मुद्दों की वकालत करता है जिसको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है यह प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को घोषित किए गए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ आईडी जो बनाई जाने वाली प्रस्तावित है, और साथ ही अभी हाल में ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जो स्वास्थ्य डेटा है, ठीक है, स्वास्थ्य डेटा के प्रबंधन को लेकर एक मसौदा नीति, ठीक है, स्वास्थ्य डेटा के प्रबंधन को लेकर एक मसौदा नीति जारी की गई है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही यह आर्टिकल डिस्कस करता है भारत में हेल्थ केयर के डिजिटलीकरण के प्रस्ताव को। ठीक है। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया गया, जो स्वास्थ्य शहर क्षेत्र की एक डिजिटल पहल है। ठीक है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा स्वास्थ्य डेटा को प्रबंधित करने के लिए एक मसौदा नीति जारी की गई है। ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल ये डिस्कस करता है कि हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना तो चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र के जो दूसरे जो मुद्दे हैं, ठीक है, उनका भी समाधान करना उतना ही आवश्यक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत में चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, उन दोनों ही क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां विद्यमान हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। ठीक। अब सबसे पहले तो आर्टिकल ये डिस्कस करता है कि भारत में जब स्वास्थ्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण की बात आती है, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटाइज करने की बात आती है, तो इसमें पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएचसीज होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे एनआरएचएम आदि के अधीन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन पहले ही रोगियों के डेटा को कंप्यूटराइज किया गया है। ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। इसके अलावा जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं या टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं जिला अस्पताल वगैरह, जो बड़े बड़े जो शहरों में अस्पताल होते हैं, वो भी डिजिटलीकरण को लेकर काफ़ी जो है आगे हुए हैं, काफ़ी जो है बेहतर उन्होंने किया है, और उन्होंने बहुत सारे स्वास्थ्य डेटा आदि को डिजिटाइज भी किया है। ठीक है। लेकिन भारत में स्वास्थ्य डेटा के डिजिटलीकरण के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि इसमें कोहेरेंस का अभाव है, इसमें सुसंगतता का अभाव है, जिसमें केंद्र स्तर का डेटा और राज्य स्तर का डेटा जो है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसके अलावा राज्य स्तर पे देखा जाए तो राज्य स्तर में सरकारी स्तर का डेटा, ठीक है, और निजी क्षेत्र का डेटा, इसमें भी कोई कोहेरेंस नहीं है। ठीक। इसके तहत राज्यों द्वारा जो भी डेटा बनाया गया है वो ऐसे नहीं बनाया गया कि उसे राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर प्रयोग कर सकें। राज्य स्तर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
ये बहुत सारी जो योजनाएं हैं ये राज्य के स्तर पे स्वास्थ्य डेटा आदि कलेक्ट करती हैं, लेकिन इसका अखिल भारतीय स्तर पे प्रयोग अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ठीक है। इसके अलावा चूंकि राज्य जो है स्वास्थ्य सूची का विषय है, इससे भी बहुत सारी सीमाएं पैदा हो जाती हैं और इससे सुसंगतता का अभाव देखा जाता है। ठीक। जिसके चलते अलग अलग राज्य अपना अलग अलग डेटा बनाते हैं। ठीक है। और उसमें एक जो है जोड़े जाने का अभाव देखा जाता है। ठीक। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इससे पहले भी देश के सभी डॉक्टरों, अस्पतालों और फार्मेसीज आदि को जोड़ने के लिए एक परियोजना चलाई थी जिसका नाम था नेशनल हेल्थ स्टैक। ठीक है। तो नेशनल हेल्थ स्टैक देश के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसी को जोड़ने की एक परियोजना है, लेकिन जब इसको लागू किए जाने की बात आई तो ये देखा गया कि इसकी लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है। तो नेशनल हेल्थ स्टैक को लागू करने में जब बहुत सारा खर्च हुआ है, तो जब राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया जाएगा तब इसमें काफ़ी खर्च हो सकता है। ठीक है। साथ ही साथ जब आधार की एंट्रीज में, डेटा एंट्रीज में, वोटर आईडीज़ की डेटा एंट्रीज में जो है गलतियां होती रहती हैं, तो अगर स्वास्थ्य के आधार पर डेटा फीडिंग में किसी प्रकार की हेल्थ संबंधी दिक्कत हो गई या किसी प्रकार की रोग संबंधी जो है गलत एंट्री अगर हो जाए तो इससे भविष्य में विवाद बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र का जो सॉफ्टवेयर होता है डेटा अपडेशन वाला, और निजी क्षेत्र का जो सॉफ्टवेयर होता है डेटा एंट्री वाला, स्वास्थ्य क्षेत्र डेटा वाला, उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे लागत बढ़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा राज्य स्तर पे बहुत सारे प्रोग्रामों के तहत बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाना एक बड़ी चुनौती होगी, जैसे कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम और हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत इकट्ठा किया गया डेटा। ठीक है। जिसमें किसी राज्य में या किसी जिले में या किसी ब्लॉक आदि में कौन से संचारी रोग को फैलने की संभावना है। ठीक है। जैसे कि डेंगू हो गया या फिर मलेरिया हो गया या फिर चिकनगुनिया हो गया, यह सारी जो बीमारियां हैं ये किसी क्षेत्र विशेष में कब फैल सकती हैं, इसको लेकर समय समय पर राज्य सरकारों द्वारा इन बीमारियों को नियंत्रित करने के संदर्भ में डेटा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये डेटा किस प्रकार से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भाग बनेगा, ये देखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठीक है। इसके अलावा ये जो बात हुई, ये जो पूरी बात तो की जा रही है वो एलोपैथी के बारे में की जाती है। ठीक है। एलोपैथिक बात की जा रही है, लेकिन देश में आयुष भी जो है एक पैरेलल सिस्टम है मरीजों के इलाज का, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या भारतीय पद्धतियों में इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके सामने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक बहुत बड़ी चुनौती लेके सामने आ रहा है, जिसमें उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कंप्यूटर डेटा नहीं बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो हेल्थ डेटा होता है उसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि जिसका भी हेल्थ डेटा हो, ठीक है, जिस भी नागरिक का हेल्थ डेटा हो, वो नागरिक से पूर्व सहमति लेकर ही उसको किसी प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये जो कंसेंट का मुद्दा है, ये जो पूर्व सहमति लेने का मुद्दा है, यह वर्तमान में लगभग प्रत्येक द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है। कोई भी मोबाइल फ़ोन में ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो हमारे डेटा को या पर्सनल डेटा को वो यूज़ करने संबंधी कंसेंट मांगता है, और यह कंसेंट 90% से ज़्यादा लोगों द्वारा ऐसे ही दे दी जाती है। तो बिना जाने मामले को पूरी तरीके से समझे जो हम अपने डेटा को यूज़ करने संबंधी जो सहमति दे दिया करते हैं, उससे हमारा सहमति को दिए जाने का मुद्दा और जटिल हो जाता है। और विशेषज्ञों का मत है कि इसको लेकर डेटा लीकेज की समस्या पैदा हो सकती है, डेटा सुरक्षा की समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है। यही कारण है कि स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञों का ये मत है कि हमें ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। यानी केवल और केवल डिजिटलीकरण करना ही हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, हमें स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक, तृणमूल स्तर तक बेहतर बनाना है,
जिसमें सरकारी और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक, इसके तहत हमें टाइमली जो है स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच मिलनी चाहिए, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता होनी चाहिए और उसमें हाइजीन की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं वो फिजिकली अवेलेबल रहें और जो संचारी और गैर संचारी रोग हैं, ठीक है, कम्युनिसेबल और नॉन कम्युनिसेबल डिसीज़ हैं, उनके निवारण के लिए भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ठीक, जिसके तहत हमें कम्युनिटी लेवल पर, ठीक है, सामुदायिक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, यही कारण है कि आर्टिकल जो है डिस्कस इस बात पे बल देता है, इस बात को डिस्कस करता है कि केवल डेटा ही जो है सभी बीमारियों का इलाज नहीं है, बल्कि दूसरी भी सीमाएं हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, जिसे पूरा किए जाने की, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है, तभी स्वास्थ्य क्षेत्र का बेहतर लाभ लिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। ठीक है, यह जो आर्टिकल है वो एजीआर के मुद्दे से संबंधित है। एजीआर का मुद्दा क्या है और इस एजीआर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, इसको हमने 2 सितंबर 2020 के यानी परसों के जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल था, ठीक है, यही वाला जो एडिटोरियल है, डीएनए वाला हमारा जो एडिटोरियल है, इसमें कवर किया था। तो 2 सितंबर 2020 का आप एडिटोरियल देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मोटा मोटी ये संदर्भ है कि जो एजीआर है, जिसके द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को लगभग 1.43 लाख करोड़ रुपए देने हैं, टेलीकॉम कंपनियों को, भारत सरकार को, ठीक है, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाने हैं। इसको लेकर जो है मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट ने और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 10 साल की अनुमति दे दी है। ठीक है, कि टेलीकॉम कंपनियां 10 साल में ये एजीआर का जो भुगतान है वो करें। ठीक है, अब ये जो भुगतान किया जाना है, इसको लेकर ये एडिटोरियल कहता है कि ये जो राहत दी गई है ये पूर्ण राहत नहीं है, ये जो है पार्शियल राहत है। ठीक है, यह कुछ सीमा तक ही राहत का प्रावधान है और इसमें और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भारत में जो टेलीकॉम क्षेत्र है वो बहुत सारे दबावों से गुजर रहा है, बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है, जिसमें बहुत सारी जो कंपनियां हैं, विशेषकर जो वो आइडिया वोडाफोन जैसी कंपनियां हैं, वो बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रही हैं और उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी है। तो 10 साल का जो उन्हें समय दिया गया है, उसके चलते उनकी समस्याएं पूरी तरीके से जो है हल नहीं होंगी। इसके लिए भारत सरकार को और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके तहत पहली चीज़ तो ये बता दी कि एजीआर का जो मुद्दा है उसके तहत आइडिया वोडाफोन जैसी कंपनियां, उनको जो है कुछ राहत मिलेगी। अब वो अपने बिजनेस वगैरह को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट की इसमें आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि खुद केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव किया था कि आप एजीआर का जो बकाया है उसके लिए 20 वर्ष का समय दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको घटा के 20 से घटा के 10 वर्ष कर दिया है, जिससे भविष्य में टेलीकॉम सेक्टर में कुछ और चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब कहा यह जा रहा था कि यदि 20 वर्ष या 10 वर्ष जो भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2019 के अपने फैसले पर कायम रहता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एजीआर का जो भुगतान है उसे 3 माह में ही करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर कायम रहता तो टेलीकॉम क्षेत्र में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो दिवालिया हो सकती थीं। विशेषकर आइडिया वोडाफोन के दिवालिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। अगर ऐसा होता तो भारत में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उस पर दबाव बढ़ जाता और इसका जो प्रभाव है वो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं पर आता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पे इस बात को ध्यान में रखा है। साथ ही साथ जो टेलीकॉम क्षेत्र का, ठीक है, टेलीकॉम क्षेत्र का जो संबंध है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र से, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र ने अपने विकास के लिए और संरचनागत विकास आदि के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से लगभग
4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया हुआ है और 4 लाख करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। इसके चलते भी इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके तहत हमें यह भी समझना होगा कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो टेलीकॉम उद्योग है, वो वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो सबसे पहली चुनौती तो ये है कि भारत में टेलीकॉम क्षेत्र के विकास के बावजूद जो है, जो प्रति उपभोक्ता, ठीक है, पर यूज़र प्रति उपभोक्ता जो दर है, ठीक है, जो कीमतें हैं, वो बेहद कम है। ठीक है, इसके चलते कंपनियों को लाभ ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो दबाव में रहती हैं। ठीक, इसके अलावा मार्केट में जब से जियो की एंट्री हुई है, उसके बाद से पूरे टेलीकॉम क्षेत्र में एक तरीके का प्राइस वॉर यानी कीमत को लेकर युद्ध छिड़ गया है, जिससे ना केवल जो कॉल चार्जेस हैं वो दर नीचे आई है, बल्कि जो डेटा यूजेस हैं वो ना केवल बढ़े हैं, बल्कि उनकी दर जो है वो बेहद न्यून हो गई है, जिसके चलते कई बार जो डेटा संबंधी जो प्लान हैं वो बहुत ज़्यादा कंपनियों के लिए लाभदायक नहीं रह पाते हैं। ठीक, अब इस सारी पृष्ठभूमि में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कंपनियों द्वारा लगातार जो है अपने विकास को करने के लिए अवसंरचना आदि में निवेश करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उनके सामने एक और तो पैसा ज़्यादा आ नहीं रहा, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा 5G तकनीक आदि को अपनाने के लिए अवसंरचना में निवेश करने की ज़रूरत है। तो कहने की बात ये हुई कि टेलीकॉम क्षेत्र पहले से ही बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है और इस पूरे परिदृश्य में यदि उनके ऊपर AGR का दबाव भी आ जाता है तो इससे अंततः कहीं ना कहीं टेलीकॉम क्षेत्र को घाटा ही होगा और इसके चलते जो भारत सरकार द्वारा पूरे देश में जो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको झटका लग सकता है। ठीक है, तो AGR के मुद्दे में केवल AGR का ही मुद्दा ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यह भी देखे जाने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से भारत में एक स्वस्थ और बेहतर टेलीकॉम क्षेत्र का विकास हो। ठीक है, स्वस्थ और बेहतर टेलीकॉम क्षेत्र का विकास हो ताकि भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। अब इस संदर्भ में भारत द्वारा जो स्पेक्ट्रम आदि की जो नीति है उसको भी पुनः विचारित किए जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भारत में जब तक एक बेहतर स्वस्थ और जो प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम क्षेत्र नहीं बनेगा तब तक भारत में जो डिजिटल सेवाएं हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें यही चीज़ डिस्कस की गई है कि किस प्रकार से AGR का जो मुद्दा है वो केवल बकाया राशि का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये आर्टिकल हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जिसमें पेज नंबर 14 में दिया गया है और इसका संबंध GS पेपर 2 में IR से है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, तो रूस में एक विपक्षी दल के नेता हैं। ठीक है, रूस में एक विपक्षी दल के नेता हैं जिनका नाम है एलेक्सी नेवल्नी। क्या नाम है? अलेक्सी नेवल्नी। अब ये जो एलेक्सी नेवल्नी थे, इनको जो है जहर देके मार देने का प्रयास किया गया। ठीक है, और जब इनको जहर देके मार देने का प्रयास किया गया उसके बाद इनको जर्मनी ले जाया गया इलाज के लिए। अब जर्मनी ने ये आरोप लगाया है रूस पर कि चूंकि ये विपक्षी दल के नेता पुतिन के विरोधी थे, इसलिए इसको सोवियत स्टाइल में जहर देके मारने की कोशिश की गई है, जिसमें एक खतरनाक रसायन का नाम लिखा गया है जिसे कहा जाता है नोविचोक नर्व एजेंट। ठीक है, तो जर्मनी ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि उसने सोवियत स्टाइल में अपने विपक्षी दल के नेता एलेक्सी नेवल्नी को नोविचोक नर्व एजेंट के माध्यम से मारने का प्रयास किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित रसायन है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्य कन्वेंशन है और इसके तहत यह जो जहर है यह प्रतिबंधित है। तो जर्मनी ने कहा है कि रूस ने इसका नकारात्मक रूप से प्रयोग किया है और इसके लिए रूस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
निश्चित तौर पे रूस ने इसका जो है भेदभाव परक आरोप लगाया है। निश्चित रूप से जर्मनी के आरोपों पर रूस ने कहा है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसको मना कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा जो मुद्दा है, इसको इस रूप में ध्यान में रहने की ज़रूरत है कि जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ यह जो मुद्दा है, ये रूस जर्मनी जो ऊर्जा संबंध हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो रूस जर्मनी ऊर्जा संबंध क्या है? तो जर्मनी जो है गैस के लिए रूस पर निर्भर है, और इसके लिए रूस से जर्मनी की ओर एक पाइपलाइन जाती है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1। नॉर्ड स्ट्रीम 1, ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 करके एक पाइपलाइन है जो गैस पाइपलाइन है जो जर्मनी को गैस देती है रूस के माध्यम से। अब इसी का जो दूसरा वर्जन है, एक दूसरी गैस पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 2। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 यह प्रस्तावित है जो 2021 में प्रारंभ होने वाली है। अब इस पूरे विवाद में जर्मनी पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वो मॉस्को पर प्रतिबंध लगाए, और मॉस्को पर प्रतिबंध लगने की स्थिति में ये जो गैस पाइपलाइन की जो परियोजना है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमें गैस पाइपलाइन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, एलेक्सी नेवल्नी के बारे में पता होना चाहिए, और अब हम देख लेते हैं रासायनिक हथियार अभिसमय केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रासायनिक हथियारों को प्रबंधित करने वाला एक कन्वेंशन है जिसे भारत ने जो है रेटिफाइड किया, भारत ने समर्थन दिया 1996 में। ठीक है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैनेजमेंट होता है वो OPCW संस्था द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, यानी वैश्विक स्तर पे रासायनिक हथियारों को रोक लगाने के लिए स्थापित की गई संस्था। ठीक है, इसके माध्यम से जो खतरनाक रसायन हैं उनका विनियमन और मॉनिटरिंग किया जाता है, और इसमें इन खतरनाक रसायनों का विकास, उत्पादन, प्रसंस्करण, उपभोग और अन्य विविध उपभोग के लिए इसका स्थानांतरण और प्रयोग आदि शामिल है। ठीक है, भारत में भारत सरकार के जो कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सचिवालय का जो कार्यालय है उसके तहत एक प्राधिकरण कार्य करता है जिसका नाम है रासायनिक हथियारों पर कन्वेंशन के लिए प्राधिकरण, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन या NACWC। ठीक है, इसको कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, और 2000 का एक एक्ट है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट, इसके द्वारा इसको सांविधिक आधार दिया गया है। ठीक है, तो इस पर UPSC में PT में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। असम राइफल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत में सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बल है। असम राइफल प्रशासनिक और प्रचालनात्मक आदि मामलों में गृह मंत्रालय के नियंत्रण अधीन आता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बल है, ये एकदम सही है। असम न्यायालय, असम राइफल्स प्रशासनिक मामले में गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी सही है। लेकिन जब ऑपरेशनल का मामला आता है, प्रचालनात्मक मामले आते हैं, तो इसमें ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, यानी प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये अधीन है MHA के। ठीक है, और जब इसको चलाने की बात आती है, इसके प्रचालन की बात आती है, ऑपरेशन की बात आती है, तो ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन। ठीक है, सेना के अधीन ये आ जाता है। ठीक है, तो दो मंत्रालय इस पर नियंत्रण रखते हैं, जिसमें गृह मंत्रालय प्रशासन के संदर्भ में और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स देखता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल एक इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगला फोर्ट या कांगला का किला अवस्थित है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल की असम। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में है कांगला फोर्ट। अब ये जो दोनों क्वेश्चन हैं वो हमने क्यों लिए हैं, तो आज पेज नंबर 1 में एक खबर आई है GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित, जिसमें
असम राइफल्स को कहा जा गया है कि वो मणिपुर से अपने जो बेस है उसको हटा लें। पूर्वोत्तर में असम राइफल और दूसरे जो अर्धसैनिक बल हैं उसका लगातार विरोध किया जाता रहा है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आदि के उल्लंघन के लिए उन पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। ठीक है, जिसमें असम राइफल जो है सबसे पुरानी बटालियंस में से एक है और इसकी जो स्थापना है वो 1835 में की गई थी, 1835 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो असम राइफल से संबंधित जो विवाद है वो मिजोरम से भी जुड़ा है। इससे पहले मणिपुर का जो कांगला फोर्ट है, ठीक है, मणिपुर का जो कांगला फोर्ट है उसमें भी असम राइफल ने बहुत समय तक अपना बेस बना के रखा था, जिसका काफ़ी विरोध हुआ और बहुत सारे विरोध के बाद ही इसको पिछले साल अगस्त में कांगला फोर्ट खाली करना पड़ा था। ठीक है, तो पूर्वोत्तर में जो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका नियंत्रण और उनका जो रेगुलेशन है वो लगातार विवादित रहता है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक, तो असम राइफल्स मैंने आपको बता दिया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो स्थापित हुआ 1835 में। ये गृह मंत्रालय के प्रशासन के नियंत्रण के अधीन आता है, लेकिन जब ऑपरेशनल एस्पेक्ट की बात आती है, प्रचालनात्मक नियंत्रण की बात आती है, तो वो सेना द्वारा किया जाता है और इसके तहत वो MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आ जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर कांगला का किला मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। ठीक है, यह मणिपुर जब राज्य हुआ करता था, मणिपुर जब रियासत हुआ करती थी, तब उसका एक शक्ति का केंद्र था जो 1891 तक महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, इस जो कांगला है, ठीक है, जो कांगला जो शब्द है वो मेइती भाषा का शब्द है, मणिपुर की भाषा है, जिसका मतलब होता है ड्राई लैंड, शुष्क भूमि। ठीक है, और चूंकि बहुत लंबे समय तक शक्ति का केंद्र रहा, जैसे कि लाल किला आप कह सकते हैं, इसी के चलते मणिपुर के लोगों में इसको लेकर काफ़ी सम्मान की भावना है और यही कारण है कि जब असम राइफल्स के द्वारा इसको अपना बेस बनाया गया तो इसका काफ़ी व्यापक विरोध हुआ, जिसके चलते असम राइफल को इसे छोड़ना भी पड़ा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। उपर्युक्त नियम केवल नगरीय म्यूनिसिपल नगर निगम क्षेत्रों में ही लागू हैं तथा शहरी संकुलन क्षेत्रों से बाहर इसका विस्तार नहीं है। नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा जनित ठोस कचरे को फेंकना, जलाना अथवा गाड़ना प्रतिबंधित है तथा ये प्रतिबंध सड़कों पर, खुले सार्वजनिक स्थलों पर तथा नालियों तथा जल निकायों तक विस्तारित किया गया है। ठोस कचरे के जनक का ये दायित्व है कि वह कचरा इकट्ठा करने वाले को यूज़र फीस प्रदान करें तथा इस संदर्भ में कचरा फैलाने और कचरे को स्रोत पर अलग ना करने के संदर्भ में जुर्माने या स्पॉट फाइन का भी प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। ठीक है, तो आज पेज नंबर 1 पर एक खबर आई है जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो हैं उनका वर्णन किया गया है और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रेलवे ट्रैक के पास जितने भी स्लम्स हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि इनके द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आदि का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं या ठोस कचरा प्रबंधन नियम है 2016, वो केवल और केवल म्यूनिसिपल क्षेत्र में ही या शहरी संकुलन क्षेत्रों में ही लागू नहीं है, बल्कि सेंसस टाउन्स, जनगणना नगर, जो नोटिफाइड और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स होती हैं वहाँ पे, इंडियन रेलवे के नियंत्रण क्षेत्रों यानी भारतीय रेलवे की नियंत्रण वाली भूमियों, एयरपोर्ट, एयर बेसिस, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, रक्षा प्रतिष्ठानों, सेजेस, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं, तीर्थ स्थलों, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों तक विस्तारित हैं। यानी वर्तमान में केवल शहरी क्षेत्र के साथ ही बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं जहां पे इनको विस्तारित किया गया है। ठीक है, इसके तहत व्यक्ति द्वारा कचरे को खुले में फेंकने, जलाने और गाड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें यूज़र फीस का प्रावधान है जो ऐसे व्यक्ति से ली जाती है जो सॉलिड वेस्ट को जनरेट करता है। ठीक है, इसके अलावा
सॉलिड वेस्ट के संदर्भ में सेग्रेगेशन एट सोर्स, ठीक है, सेग्रेगेशन एट सोर्स यानी स्रोत पर पृथक्कीकरण, सेग्रेगेशन एट सोर्स, सोर्स यानी स्रोत के आधार पर पृथक्कीकरण का प्रावधान है, जिसमें गीला कचरा अलग होना चाहिए, सूखा कचरा अलग होना चाहिए, इस तरीके का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। जिसमें औद्योगिक कचरा के संदर्भ में या फिर जो जो ऑर्गेनिक कचरा है उसके संदर्भ में, नॉन ऑर्गेनिक कचरा है उसके संदर्भ में, इसमें जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, प्रश्नकाल की शून्यकाल। तो तीनों के तीनों ये सही हैं, ठीक है। इन तीनों ही के माध्यम से भारत की संसद मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण रखती है, जिसमें सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आज पेज नंबर 6 पर इससे संबंधित एक आर्टिकल आया है। हमने कल के वीडियो में भी इस पे चर्चा की थी, जिसमें सितंबर 14 से जो संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें प्रश्नकाल को शामिल ना किए जाने की बात कही गई है। तो इसमें हामिद अंसारी ने ये तर्क दिया है कि भारतीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रिया में जो प्रश्नकाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जिम्मेदार बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। अब इसमें हामिद अंसारी जी द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि प्रश्नकाल के तहत वो जो तारांकित प्रश्न हैं, ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चंस, तारांकित प्रश्न जिसके तहत सदन में ही जवाब देना अनिवार्य होता है, ठीक है, सदन में ही मंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है, इसको जो है रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न है जिसमें केवल लिखित जवाब ही दिया जाता है, उसको बनाए रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न काल को पूरा प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो गैर तारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक है, यानी जिसका जवाब मौखिक रूप से नहीं दिया जाता, लिखित रूप से दिया जाता है, उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ तारांकित प्रश्न को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से भी किया जा सकता है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ अगर इससे संबंधित जो पूरक प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी निर्धारित किया जा सकता है कि कितने सप्लीमेंट्री प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको और रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक। तो यह तर्क दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो इसके तहत संसद का जो सत्र चल रहा होता है उसमें तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर जो अविलंबनीय उलोक महत्व का मुद्दा होता है, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का जो मुद्दा होता है, उस पर चर्चा का प्रावधान होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आवर जो होता है वो सदन की बैठक का पहला घंटा होता है, जिसमें दोनों सदनों द्वारा 1 घंटे तक प्रश्नोत्तर किया जाता है, ठीक। इसके अलावा शून्यकाल के बारे में बात करें तो 0 आवर यह विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है, जिसमें लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद इसकी 1 घंटे तक की अवधि होती है, 12 से 1 बजे तक के लिए। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल को औपचारिक मान्यता नहीं है, जिसमें किसी भी मामले को उठाने के लिए सदस्य स्वतंत्र होते हैं। हालांकि मामले को जो उठाना होता है वो अध्यक्ष पर निर्भर करता है, ठीक है। और प्रश्नकाल और शून्यकाल ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं, जबकि स्थगन प्रस्ताव में सदन की प्रक्रिया रोक दी जाती है। इसी के चलते इसका प्रयोग राज्यसभा में नहीं होता, ये केवल और केवल लोकसभा में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें। भारत द्वारा सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, सितंबर 1 से सितंबर 7। इस आयोजन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो केवल 1, केवल 2, दोनों की कोई नहीं। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है इसकी पहल को प्रारंभ किया है, ठीक है। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसका सही जवाब है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो आज पेज 12 पे एक खबर आई है जिसमें नेशनल न्यूट्रिशन वीक
हर साल मनाया जाता है सितंबर के पहले हफ्ता में, और ये 1982 से मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के श्रेष्ठ जनों की या ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली के प्रशासनिक अधिकारी। तो पंचायतन क्या है? पंचायतन एक मंदिर निर्माण की शैली है जिसमें जो मुख्य जो मंदिर होता है उसके चारों तरफ 4 उप मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, और भारत में विशेषकर जो नागर मंदिर निर्माण की शैली है, जो उत्तर भारत के जो मंदिर निर्माण की शैली है, उसमें इसका उदाहरण देखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एमपी के बहुत सारे मंदिर, खजुराहो के बहुत सारे मंदिर इस शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि कंदरिया महादेव का टेम्पल, ठीक है, कंदरिया महादेव का टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, ये जो है कुछ इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लक्ष्मण टेम्पल का एग्जाम्पल है, जिसमें ये प्रवेश द्वार है और इसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ठीक, चलिए अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में केवल विवाह की आयु को बढ़ाना ही एकमात्र उपाय नहीं है, अपितु ऐसे अन्य बहुत से मुद्दे हैं जिनको संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा विवाह की आयु को 18 से 21 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में समीक्षा करें। 250 शब्द 15 अंक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है, हालांकि केवल डेटा ही सभी बीमारियों का एकमात्र उपाय नहीं है, चर्चा करें। ठीक है, 150 शब्द, 150, 150 शब्द और 10 अंक। तो इसमें पहला तो हमने पूरा डिस्कस किया, दूसरे में भी आप ये बताएंगे कि केवल डिजिटलीकरण से ही स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार नहीं हो सकता, बल्कि हमें पूरा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, जिसमें सभी लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त हो, इसको अचीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आज के हमारे डिस्कशन से आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सत्र है वो, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। ठीक है, इसके तहत हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आयामों को डिस्कस किया जा सके। यदि आपको जो है हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सत्र में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।